पहले बोला जाता था कि कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए जो स्पेस है वो कम होती जा रही है और सब कन्वेंशनल से डायरेक्टली हम सीधे न्यूक्लियर डोमेन में जाएंगे। परंतु इस बार जो हमने कार्रवाई की, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में स्पेशली जिस तरह की फायरिंग हुई थी और जिस तरह से हमने उनको एड्रेस किया और तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो ख़त्म किया, वो सब कार्रवाई जो हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि हमने कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाया। और उस 88 आवर्स में आपने देखा कि कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाने के लिए आर्मी का जो मोबिलाइजेशन था वो इस प्रकार से था कि कोई भी ऐसी गलती अगर पाकिस्तान ने की जिसमें कि हमें मजबूर होना पड़ा, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। अच्छा है कि ऑप सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा है और ड्रोन जो दिखाए दिए हैं उसके बारे में क्या कहना है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑप सिंदूर के बाद जो हमारा टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको जैसे बताया कि उसी प्रकार से जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने JNK में कोई किसी प्रकार की कमी पेशी की है या कोई हमने किसी प्रकार की फ़ौज को वहाँ से निकाला है। हमने उतना ही दबाव बना के रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या वापस बाहर के जो कैंप्स हैं, जो वेस्ट साइड कैंप्स हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि 8 कैंप्स अभी भी वहाँ पे एक्टिव हैं हमारी नॉलेज में और उस पर अभी भी लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हैं ये अलग अलग इसके सोच विचार हैं, बट हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 से 150 लोग हो सकता है वहाँ पर बैठे हों। जहाँ तक पॉलिटिकल रिटोरिक है या जहाँ तक जो हुर्रियत जो उस साइड है, पाकिस्तान है, क्या वो पूरी तैयारी कर रही है? मेरे हिसाब से पूरी तैयारी कर रही है। क्या पाकिस्तान उन लोगों को शह दे रहा है जो इस चीज़ को, रेडिकलाइजेशन को और लोगों को मोटिवेट करते हैं यहाँ पे आने के लिए? हाँ, वो कार्रवाई चल रही है। फंडिंग जो है, फंडिंग चूंकि अभी उसके तरीके बदल गए हैं तो तुरंत हो सकता है मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ। जहाँ तक हमारी अलर्टनेस है, लाइन ऑफ कंट्रोल में अलर्टनेस पूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। जहाँ तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन ये आपको देखना ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफ़ी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं, ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहाँ से वो टेररिस्ट वहाँ से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब भी मिला होगा, उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहाँ से वो भेज सकें। लेकिन ये जरूर है, आज जो हमारी DGMO स्टॉक हुई है उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए, ये उनको ये बता दिया गया है। आपने दूसरा सवाल पूछा है जो एक सब्जेक्ट इन इटसेल्फ है कि नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम, नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम और कॉग्निटिव, ये कितनी जरूरत है और समय की मांग है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा ऑपरेशन सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर से हमने बहुत लेसन सीखे, लेकिन हम उसके पहले भी बहुत तैयारी कर चुके थे। उदाहरण के तौर पे हमने ये सीखा कि जो भी आप खबर देते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय में आपकी क्रेडिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी खबर देते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि किसी भी नैरेटिव मैनेजमेंट डोमेन में या कॉग्निटिव डोमेन में वैक्यूम नहीं होना चाहिए। अगर वैक्यूम नहीं होगा तो तो नेगेटिव न्यूज़ बहुत फास्ट मूव करती है। चौथी चीज़ क्या है कि आप नेगेटिव न्यूज़ को कितना तूल देते हैं। आपने ये देखना है कि कितनी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई थी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से 22 अप्रैल के बाद से जितने भी हमारे ट्विटर हैंडल थे इंडियन आर्मी के, वो सारे ट्विटर हैंडल जो वेस्टर्न फ्रंट को फेस कर रहे थे वो बंद कर दिए गए थे, ताकि कोई ऐसा ना करे कि वेस्टर्न कमांड ने ये बोला है और जब तक हम वेस्टर्न कमांड से चेक करें तब तक वो न्यूज़ सब जगह जा चुकी है। तो जो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ था, वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ हमने सिर्फ ADG स्ट्रैटकॉम रखा था। इसीलिए आप देखेंगे कि हम लोगों की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई थी। दूसरी चीज़ ये है, हमने इन्फो ऑप्स ग्रुप्स और इन्फो ऑप्स डेस्क बनाए हुए हैं जो कोर हेडक्वार्टर तक पहुंच चुके हैं और ये जो है कार्रवाई करते हैं इस प्रकार की कि जहां भी कोई इंफॉर्मेशन है वो सही जगह से सही वक्त पर पहुंचे।
सबसे बड़ी बात आती है साइकोलॉजिकल डिफेंस की। साइकोलॉजिकल डिफेंस क्यों? मेरे पास आज की तारीख पे वेटरन्स को मिला के, उनके डिपेंडेंट्स को मिला के 1.3 करोड़ पॉपुलेशन है, यानी 1% पॉपुलेशन तो मेरे पास, जिसको मुझे डायरेक्टली रीच करना है। अगर इस पॉपुलेशन को रीच करना है तो मुझे ज़रूरी है टू हैव अ साइकोलॉजिकल डिफेंस डिवीजन, और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने ट्रायल बेसिस पे एक साइकोलॉजिकल डिफेंस डिवीजन बनाई जो कि 24/7 इसको मॉनिटर करती रहती है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में, आप ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से उभर के चीज़ें आ रही हैं, हो सकता है टर्की से उभर के आए, हो सकता है और किसी और देश से भी उभर के आए, तो चूंकि उनके टाइमिंग्स अलग है इसलिए 24 घंटे इसको नज़र रखनी पड़ती है और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। इसमें चूंकि होल ऑफ नेशन अप्रोच होता है, तो जैसे आपको पता है कि एक सेंट्रल सेल बनाया गया था जिसमें हर मिनिस्ट्री के लोग बैठे हुए थे और फेक न्यूज़ को वो काउंटर कर रहे थे और करेक्ट न्यूज़ देने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा अब सिंदूर के टाइम पर हमने DIB के साथ और मैती के साथ मिलके बहुत सारे URLs, YouTube चैनल्स और ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक किया था, क्योंकि वो उस टाइम हमारी नेशनल नेसेसिटी थी। और ऑफ कोर्स फेक न्यूज़ के ऊपर फेक स्टैंपिंग तो हम खुद ही उसी वक्त लगाते थे जैसे हमको पता लगता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, हमारी तैयारी बहुत थी, और अगर आप उस ट्वीट को देखें जिसको हम बोलते हैं जस्टिस सर्व्ड ऑपरेशन सिंदूर। जहाँ तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन ये आपको देखना ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफ़ी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं, ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप वो जहाँ से वो टेररिस्ट वहाँ से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब भी मिला होगा, उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहाँ से वो भेज सकें। लेकिन ये जरूर है, आज जो हमारी DGMO स्टॉक हुई है उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए, ये उनको ये बता दिया गया है। आपने दूसरा सवाल पूछा है जो एक सब्जेक्ट इन इटसेल्फ है कि नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम। नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम और कॉग्निटिव, ये कितनी जरूरत है और समय की मांग है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर से हमने बहुत लेसन सीखे, लेकिन हम उसके पहले भी बहुत तैयारी कर चुके थे। उदाहरण के तौर पे हमने ये सीखा कि जो भी आप खबर देते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय में आपकी क्रेडिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी खबर देते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि किसी भी नैरेटिव मैनेजमेंट डोमेन में या कॉग्निटिव डोमेन में वैक्यूम नहीं होना चाहिए। अगर वैक्यूम नहीं होगा तो नेगेटिव न्यूज़ बहुत फास्ट मूव करती है। चौथी चीज़ क्या है कि आप नेगेटिव न्यूज़ को कितना तूल देते हैं। आपने ये देखना है कि कितनी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई थी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से 22 अप्रैल के बाद से जितने भी हमारे ट्विटर हैंडल थे इंडियन आर्मी के, वो सारे ट्विटर हैंडल जो वेस्टर्न फ्रंट को फेस कर रहे थे वो बंद कर दिए गए थे, ताकि कोई ऐसा ना करे कि वेस्टर्न कमांड ने ये बोला है और जब तक हम वेस्टर्न कमांड से चेक करें तब तक वो न्यूज़ सब जगह जा चुकी है। तो जो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ था, वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ हमने सिर्फ ADG स्ट्रैटकॉम रखा था। इसीलिए आप देखेंगे कि हम लोगों की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई थी। दूसरी चीज़ ये है, हमने इन्फो ऑप्स ग्रुप्स और इन्फो ऑप्स डेस्क बनाए हुए हैं जो कोर हेडक्वार्टर तक पहुंच चुके हैं, और ये जो है कार्रवाई करते हैं इस प्रकार की कि जहां भी कोई इंफॉर्मेशन है वो सही जगह से सही वक्त पर पहुंचे। सबसे बड़ी बात आती है साइकोलॉजिकल डिफेंस की। साइकोलॉजिकल डिफेंस क्यों? मेरे पास आज की तारीख पे वेटरन्स को मिला के, उनके डिपेंडेंट्स को मिला के 1.3 करोड़ पॉपुलेशन है, यानी 1% पॉपुलेशन तो मेरे पास, जिसको मुझे डायरेक्टली रीच करना है। अगर इस पॉपुलेशन को रीच करना है तो मुझे ज़रूरी है टू हैव अ साइकोलॉजिकल डिफेंस डिवीजन, और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने ट्रायल बेसिस पे एक साइकोलॉजिकल डिफेंस डिवीजन बनाई जो कि 24/7 इसको मॉनिटर करती रहती है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में, आप ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से उभर के चीज़ें आ रही हैं, हो सकता है टर्की से उभर के आए, हो सकता है और किसी और देश से भी उभर के आए, तो चूंकि उनके टाइमिंग्स अलग है इसलिए 24 घंटे इसको नज़र रखनी पड़ती है और उस पर हम कार्रवाई करते हैं।
इसमें चूंकि होल ऑफ नेशन अप्रोच होता है, तो जैसे आपको पता है कि एक सेंट्रल सेल बनाया गया था जिसमें हर मिनिस्ट्री के लोग बैठे हुए थे और फेक न्यूज़ को वो काउंटर कर रहे थे और करेक्ट न्यूज़ देने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा अब सिंदूर के टाइम पर हमने DIB के साथ और मैती के साथ मिलके बहुत सारे URLs, YouTube चैनल्स और ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक किया था, क्योंकि वो उस टाइम हमारी नेशनल नेसेसिटी थी। और ऑफ कोर्स फेक न्यूज़ के ऊपर फेक स्टैंपिंग तो हम खुद ही उसी वक्त लगाते थे जैसे हमको पता लगता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, हमारी तैयारी बहुत थी। और अगर आप उस ट्वीट को देखें जिसको हम बोलते हैं जस्टिस सर्व्ड ऑपरेशन सिंदूर, आज की तारीख पे वो 23 मिलियन हिट्स ले चुका है। थैंक यू। कि तकरीबन उन्होंने गलती से, एक बार मुझे याद है 13 या 14 अगस्त के आसपास उन्होंने गलती से 150 लोगों की लिस्ट निकाली थी, और जिसको हमने एनालाइज किया बाद में उन्होंने उसको वापस पुल आउट कर लिया था। उसमें 100 लोग जो तकरीबन हमारे अंदाज से थे, वो तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल में जो फायरिंग हुई थी या IBJN के सेक्टर में जो फायरिंग हुई थी उससे खत्म हुए थे। जहां तक आपने फोर्स स्ट्रक्चर की बात की, फोर्स स्ट्रक्चर में मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूंगा कि ड्रोन पहले भी अहम रोल प्ले कर रहा था, लेकिन ऑप सिंदूर के बाद इस चीज को पूरा एक मेजर एक्सेलरेशन मिला। क्या हम इस ऑर्गेनाइजेशंस को पहले देख रहे थे? हाँ, हम इस ऑर्गेनाइजेशंस को पहले देख रहे थे। इनको हमने काफी कुछ तक वैलिडेशन किया था, इसको डेजर्ट टेरेन में किया था, हाई एल्टीट्यूड टेरेन में किया था, तो वैलिडेशन चल रहा था। लेकिन चूंकि ऑप सिंदूर ऑन है, इसलिए हमें इसको जल्दबाजी में और जल्द से जल्द हमने इसको कमीशन करना पड़ा, इसको हमने एक शेप देना पड़ा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या कार्रवाई की? अगर हम इन्फेंट्री बटालियन से शुरू करें तो आप देखेंगे ड्रोन पहले क्या होता था, ड्रोन कोई भी उड़ा सकता है। लेकिन अगर आपको ड्रोन का इफेक्टिव इस्तेमाल करना है सर्विलेंस के लिए, फोर्स एप्लीकेशन के लिए, एंटी रेडिएशन के लिए, जैमिंग के लिए, लॉट म्यूनिशन के लिए, या जो काउंटर यूएस इक्विपमेंट जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे नॉन काइनेटिक हो, दोनों के लिए, इन सब के लिए हमें बड़े ऑपरेटर्स चाहिए और इनके लिए हमें इंटीग्रेशन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी स्पेशलिटी की जगह एक सुपर स्पेशलिटी का खिताब जीत चुका है। तो अगर ऐसी बात है तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें जरूरत है कि हम इसको स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस खड़े करें। तो जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन हमने खड़ा किया वो इन्फेंट्री बटालियन में हमने अश्नी प्लेटून खड़ी की, जिसमें स्पेशलिस्ट लोग हैं जो कि एक लेवल की क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं, तभी वो इसमें जा सकते हैं। उसी प्रकार से एक हमने भैरव लाइट कमांडो बटालियंस खड़ी की हैं, जो कि हमने आज की तारीख पे 13 भैरव बटालियंस खड़ी की हैं। ये भैरव बटालियन का जो काम है, इनका काम है कि जो घातक प्लेटून होती थी इन्फेंट्री बटालियन में, जो स्पेशल फोर्सेस, इनके बीच का जो एक गैप है, इस गैप को कवर करना विथ मॉडर्न इक्विपमेंट। तो यूएस इक्विपमेंट, काउंटर यूएस इक्विपमेंट, लॉट म्यूनिशन और भी जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं उसको लेके एक घातक रोल प्ले करना। आगे बढ़ते हैं हम आर्टिलरी में। आर्टिलरी में अगर हम बात करें तो एक दिव्यास्त्रा हमने बैटरी बनाई है। दिव्यास्त्रा बैटरी का ये मतलब है कि वो आरटी रेजिमेंट के अंदर रहेगी और वो एक डिव कमांडर को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी अगेन यूएसएन, काउंटर यूएसएन, लॉट म्यूनिशन के लिए। जो हमारी शक्तिमान रेजिमेंट है, जो अभी हमने 3 खड़ी कर रहे हैं शुरू करने के लिए, और बाद में 12 खड़ी करेंगे, फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये पूरी रेजिमेंट जो है इसी चीज के लिए रहेगी। इनका जो रेंज रहेगा, शुरू में शायद ये 100 से 400 किलोमीटर रहे, आगे आने वाले दिनों में हम इसको 750 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर भी इनका दायरा देख रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो यूनिटें हैं ये आर्मर्ड में भी खड़ी होंगी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में भी खड़ी होंगी। आपको पता है कि ईडब्ल्यू ब्रिगेड जो है उसमें नॉन काइनेटिक काउंटर यूएस इक्विपमेंट ऑलरेडी आ रहा है, और एयर डिफेंस में भी काइनेटिक इक्विपमेंट एयर डिफेंस के लिए आ रहा है। तो ये कुछ छोटे मोटे, मतलब मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह का हमने मेजर चेंजेस लाए हैं। और जैसे आपको पता है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप भी अभी सैंक्शन हो चुका है और ये भी इसमें बदलाव लाए जाएंगे। तो फोर्स स्ट्रक्चर तो एक सब्जेक्ट ही अपने आप में है, तो मैं उसके बारे में आके बाद में बात करता हूं। जहां तक न्यूक्लियर रिटोरिक का चीज है, मैं ये कहना चाहूंगा कि डीजीएमओ टॉक्स में न्यूक्लियर के ऊपर कोई भी बात नहीं हुई थी, और जो न्यूक्लियर रिटोरिक जो भी दी जा रही थी वो पॉलिटिशियंस द्वारा दी जा रही थी या लोकल पब्लिक द्वारा दी जा रही थी पाकिस्तान में। मुझे ऐसा कोई अंदाज नहीं है कि मिलिट्री की तरफ से ये कोई ऐसी चीज आई थी। जब हम बोलते हैं कि इसमें हमारा रोल क्या था, जब हम बात करते हैं, पहले बोला जाता था कि कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए जो स्पेस है वो कम होती जा रही है और सब कन्वेंशनल से डायरेक्टली हम सीधे
न्यूक्लियर डोमेन में जाएंगे। परंतु इस बार जो हमने कार्रवाई की, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में स्पेशली जिस तरह की फायरिंग हुई थी और जिस तरह से हमने उनको एड्रेस किया और तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो ख़त्म किया, वो सब कार्रवाई जो हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि हमने कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाया। और उस 88 आवर्स में आपने देखा कि कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाने के लिए आर्मी का जो मोबिलाइजेशन था वो इस प्रकार से था कि कोई भी ऐसी गलती अगर पाकिस्तान ने की जिसमें कि हमें मजबूर होना पड़ा, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां तक न्यूक्लियर रिटोरिक का सवाल था, डीजीएमओ लेवल पे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी और कन्वेंशनल स्पेस को हमने बहुत ज्यादा बढ़ाया।